फासिज्म का ऐसा पॉलिसीज का प्रोग्राम नहीं है। फासिज्म का दो प्रोग्राम है, सीजर ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। अभी जो सत्ता पे है वो कभी आजादी का संग्राम में या स्वतंत्रता के संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन लोग ने यही लोग ये तिरंगा, हर घर तिरंगा बोल रहा है कि ये तिरंगा को अपोज किया, 50 साल अपोज किया। नागपुर में उनका ऑफिस में कभी 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन को कंडम किया गोवा कर। ये वेस्टर्न इंपोर्ट है ये तो हमारा तो मनुस्मृति दे दो। तो अगर ये लोग सत्ता पे हैं तो आपको क्या होगा और क्या करेंगे? फसल बीमा योजना इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, राफेल से 3 गुना बड़ा है। सोशल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और मार्केट फंडामेंटलिज्म के एक अच्छा विवाह हुआ है। ये लोग चला रहे हैं देश को। साथियों नमस्कार, किताबी दुनिया की बतकही श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स का नाम है पी साईनाथ। पी साईनाथ जी के कई परिचय हैं। वो संवेदनशील पत्रकार हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं और एक बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। किसान आत्महत्याओं पर लंबी सीरीज लिखकर उन्होंने इस गंभीर मसले पर देश और दुनिया का ध्यान खींचा। उनकी यह सीरीज आगे चलकर एवरीबॉडी लव्स गुड ट्राउट नाम से पुस्तकाकार हुई, जो भविष्य में हिंदी में तीसरी फसल के नाम से प्रकाशित हुई। वो फील्ड में रहकर काम करने के लिए चर्चित हैं। वो लगातार ग्रामीण समाज और खेती किसानी को समझने समझाने में लगे रहते हैं। ये काम वो पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी परी नामक वेबसाइट के जरिए कर रहे हैं। इस जन सरोकारी पत्रकारिता के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड सहित दुनिया के अनेक देशों में अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनकी इस यात्रा पर खेती किसानी और पत्रकारिता की मौजूदा चुनौतियों पर आज उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। किसान आत्महत्या को सामने लाने लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किसान आत्महत्याओं का नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्याय और उनके साथी जगदीश भगवती ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा ऐसा विकास की लद्दत दिखाने या किसानों को मुआवजा न देना पड़े। देखो, पनगरिया और भगवती कोलंबिया में बैठ के इतना बड़ा एक्सपर्ट बोलते हैं लोग, उनको ये भी नहीं जानता है कि भारत का सेंसस में किसान कौन है, ये भी नहीं जानते हैं। जी, लिखा है वही किताब में। देखो, हाँ, 2 लाख किसानों का आत्महत्या हो चुका है जी, लेकिन किसानों का संख्या, जनसंख्या इतना बड़ा है तो मतलब उसका रेशियो बहुत कम है जी। और लिखा है कि 53% जनसंख्या किसान है जी। ये बिल्कुल गलत 8% से कम है सेंसस ऑफ इंडिया में जी। 8% मतलब 95 मिलियन, 9.5 करोड़ किसान है जो फुल टाइम किसान माना जाता है जी। मेन वर्कर कहते हैं सेंसस में जी। फिर उसके बाद एक मार्जिनल फार्मर जो है, जो 6 महीने से कम करता है खेती जी, वो 1-2% और होगा। उनको जुड़ा के ये 10% भी नहीं है जी। फिर 22% है खेत मजदूर जी। तो ये सब इकट्ठा करके जी 25% तक आती है, 25-30% तक। इन लोग को ये भी नहीं जानता है एग्रीकल्चर और एग्रेरियन का फर्क क्या है जी। एग्रेरियन सोसाइटी तो 53% है जी। एग्रेरियन सोसाइटी मतलब सिर्फ खेती करने वाला नहीं, सिर्फ कल्टीवेटर नहीं, बाकी लोग भी सब है जी। वर्कर है, फिर जो भी आश्रित है, जुलाहा है, आर्टिजन्स है, ये सब है जी। ये लोग सब एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इन लोग को एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं।
जी वो है 53%। जी किसान 8% से कम, और जब नया सेंसस आएगा और कम होगा, लेकिन थोड़ा बढ़ सकता है इसलिए कि ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ। जी जी। तो ये है। महिला श्रम की तो ये है कि, और ये भी उनका मोरालिटी देखो, जब कहता है कि अरे जब 53% पॉपुलेशन है, 2 लाख मरने दो, तो छोटा, इसका मतलब है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का कुछ अर्थ नहीं है, नो मीनिंग। जी जी इसलिए कि सिर्फ 20,000 लोग मरा, पॉपुलेशन जनसंख्या कितने करोड़ था उस समय, 80 करोड़ था उस जमाने में, जी। तो उसमें 20,000 मर गया, तो क्या? तो दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, इमोरल एंड स्टूपिड। महिला श्रम की सब बड़ी भूमिका है खेती किसानी में, लेकिन उन्हें किसान के रूप में दर्ज ही नहीं किया जाता। उनकी आत्महत्या भी किसानों की आत्महत्या में शामिल नहीं की जाती। क्या ये सामाजिक भेदभाव नहीं है और उनकी जरूरत या बराबरी के अधिकार? देखो ये हमारा समाज है। जी। देखो, और मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक महिला किसान, आप किसान नहीं मानते हैं, जब तक आप दलित किसान, आदिवासी किसान को किसान नहीं मानते हैं, आपका कृषि संकट रिजॉल्व करने के लिए चांस ही नहीं। इस देश में 60-65% लेबर जो होता है एग्रीकल्चर में, वो महिला किसान से करती है, और उनमें से बहुत लोग हैं जो दलित आदिवासी हैं। तो अगर हम समाज के रूप से वी कैन नॉट डील विद दिस, तो चांस नहीं है आपका कृषि संकट हल होने का। शहर सर गांव का पानी खींच रहे हैं पूरी तरीके से, और गांव में कई जगह पानी संकट का सामना होता है। अनेक इलाकों में खेती लायक पानी नहीं बचा है। बड़े पैमाने पर इसी कारण गांव से पलायन भी एक कारण है। देखिए, ये मैं आजकल अभी पिछले 10, 15, 20 साल में मेरा एक फ्रेमवर्क यह है कि मेरा लेंस है न्याय। मैं आजकल फूड सिक्योरिटी नहीं कहता हूँ, मैं फूड जस्टिस बोलता हूँ, वाटर जस्टिस बोलता हूँ, क्लाइमेट जस्टिस बोलता हूँ। पानी का है, महाराष्ट्र में RTI किया टाइम्स ऑफ इंडिया में, शहर पानी सब गांव में है। पानी सब गांव में है, लेकिन शहर का कंजम्पशन, एलोकेशन जो हो रहा है, cities are getting, towns and cities are getting 400%, 400% ग्रामीण इलाकों से ज्यादा 400% पर कैपिटा मिल रहा है शहर वाला से नागरिक को, और वहाँ नगरी वालों को। तो ये बिल्कुल बड़ा अन्याय है। और शहर के अंदर आप देखिए, साउथ दिल्ली का कितना मिलता है पर कैपिटा, और जनकपुरी, जहांगीरपुरी में जाएगा तो कितना मिलता है पर कैपिटा। ये क्लास फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है इसमें। इंडिया में मैं ये कहता हूँ कि आप एक 2000 साल, एक 1500 साल का एक कास्ट ज्योग्राफी है पानी का। सवर्ण लोग हेडवाटर्स में कल्टीवेशन करते हैं, इंटरमीडिएट कास्ट जो वो मिडिल वाटर्स में करते हैं, शूद्र लोग टेल वाटर्स में कहते हैं, और दलित बाहर कंप्लीट। और गांव का कंस्ट्रक्शन लेआउट भी ऐसा ही है। दलित बस्ती ज्यादा से ज्यादा सदर्न आउटस्कर्ट्स पे होगा, इसलिए कि इस देश में पानी जाते हैं नॉर्थ टू साउथ, ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान में फर्क है, वहां वेस्ट टू ईस्ट वो होता है ना, वो तो वो है। तो ये पानी का संकट, इट इज टाइड टू ऑल्सो द क्लाइमेट चेंज इशू नाउ, वो डबल हो गया क्राइसिस। ये देखो, एक छोटा सा देश उरुग्वे, उसका जनसंख्या है 35 लाख, 35-40 लाख है उनका जन। वो 2003 में एक रेफरेंडम करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, पानी कभी भी निजीकरण नहीं हो सकता है।
वही हमको करना है। और प्रायोरिटी लिस्ट बनना है कि किसको पहले मिलता है पानी। हॉस्पिटल, स्कूल, बस्ती, और पर कैपिटा मिनिमम कितना आदमी और महिला का राइट क्या है, उसका अधिकारी क्या है वाटर्स पे, वो यू हैव टू हैव दैट। लेकिन सर यहाँ तो पानी के निजीकरण के लिए केंद्र और राज्य अलग अलग कानून, वही मेन एजेंडा है नीति आयोग का। जी जी जी। इस तरीके से तो छोटा किसान बड़े किसान का गुलाम नहीं बन जाएगा। आजकल हर किसान गुलाम बन रहा है। देखो ये है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हम कृषि संकट कहा, जो एग्रेरियन क्राइसिस कहा 20 साल पहले, मैं आजकल जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखो ये इट स्टॉप बीइंग एन एग्रेरियन क्राइसिस लॉन्ग अगो। जी। एग्रेरियन क्राइसिस से 10-15 साल पहले ये समाज की संकट बन गई। कृषि संकट से समाज की संकट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये बन गई हमारी सभ्यता की संकट, सर्वाइवल एज अ सिविलाइजेशन। इस देश का सिविलाइजेशन कहाँ से आया? किसान से आया, छोटा किसान से आया। जी। और वो सभ्यता का संकट, मैं ये भी कहता हूँ कि वो हमारी इंसानियत का संकट बन गई। It is a much larger thing than a crisis of agriculture. Unless we attend to it as a major civilizational and humanitarian crisis, we cannot resolve it. जो छोटा कर्ज है 2 लाख से कम कह लीजिएगा, उस कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई। इसका मतलब कि ये निकाला जाए कि क्या कर्ज उन्हें मिल नहीं पा रहा है? अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो कर्ज मिल के आखिर किस हो रहा है? क्योंकि सरकार तो लगातार कर्ज को प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कर्ज दिया जाए। लोन्स का जी। देखो वो बोल रहे हैं कि एनपीए कम हुआ। जी जी। ये कम हुआ इसलिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट का जो एनपीए है वो सब वेव कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया उसको। तो इसलिए कम हुआ, किसान का कम नहीं हुआ। जी जी। और ये क्राइसिस का सेंट्रल फैक्टर एक सेंट्रल फैक्टर है, जब से आप एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉर्पोरेट जगत की तरफ आप डाइवर्ट किया। महाराष्ट्र में देखो हर राज्य का नाबार्ड हर राज्य में एक पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान बनाते हैं। महाराष्ट्र में हर साल पिछले 8-10 साल के लिए हर साल ये पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान मतलब हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उसी प्लान पे डालते हैं, काम करते हैं। और उसमें 53% मुंबई शहर में जाती है। किसान कहाँ? एग्रीकल्चरिस्ट कहाँ? मुंबई शहर में। एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है लेकिन बहुत है मुंबई में एग्री बिजनेस। तो उनकी तो यहाँ तो संकट क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगी? किसान आज भी सर बड़े पैमाने पे गांव में सेठ, महाजन, साहूकार से कर्ज लेता है। बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है माइक्रो क्रेडिट का। अरे छोड़ो यार ये माइक्रो क्रेडिट, ये तो मैं कहता हूँ कि देखो माइक्रो क्रेडिट का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो अलग बात है जी। वो जब गांव में 8-10 गरीब महिला इकट्ठा होके ये इसको रिजॉल्व करने ग्रुप बनाया, उनकी कंट्रोल में है, उनके हाथ में है, वो एक टूल था। अभी वो टिरनी बन गया। जो वो लोग क्यों ग्रुप बनाया? इसलिए कि हमको ये बैंक वाला नहीं चाहिए, ये साहूकार नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। अभी वही बैंक वाला ब्यूरोक्रेसी साहूकार चला रहे हैं वो माइक्रो क्रेडिट ग्रुप को। तो ये माइक्रो क्रेडिट ग्रुप मैक्सी रैकेट बनता है, माइक्रो क्रेडिट मैक्सी रैकेट। और उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज देखो 30%, 34%, 50% तक में जा रहा है। तो मैं नहीं मानता हूं कि मैं कहता हूं कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं।
पिछले कुछ वर्षों से आप इतिहास का सबसे बड़ा कृषि संकट बताते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा कृषि संकट आप बताते हैं पिछले कुछ वर्षों से। कृषि संकट और किसान समस्या पर चर्चा के लिए संसद का कम से कम 10 दिन का सत्र भी बात की। 10 दिन भी नहीं होगा लेकिन क्या जो सफिशिएंट नहीं होगा अभी। क्या मौजूदा सरकार मैं कह रहा हूँ कि हर संसद और हर राज्य का लेजिस्लेचर स्पेशल सेशन होना चाहिए जी एक स्पेशल पूरा सेशन होना चाहिए एग्रेरियन और रिलेटेड इश्यूज जो जुड़ा हुआ है उसके साथ महिला किसान दलित किसान आदिवासी किसान उन लोगों का तो अगर वो नहीं हो पाए तो क्या डेमोक्रेसी है इसमें क्या न्याय है मौजूदा सरकार से ये क्या संभव या उम्मीद की जा सकती है इन सरकार से हाँ जी 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 देखो ये जो हो रहा है अभी देश में वो कंसोलिडेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट कह सकते हैं उनको जी जी और तो उसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ तो ये कॉर्पोरेट स्टेट कंसोलिडेशन हो रहा है तो जब वो किसान का प्रोटेस्ट सब आया उस समय आप देखिए एक मैगजीन एक न्यूज़पेपर एक चैनल ये नहीं बताया ये बात करूंगा मैं आज कि अंबानी का पर्सनल धन दौलत पंजाब का जीडीपी से ज्यादा है और अडानी का हरियाणा से ज्यादा है तो ऐसा एक वेल्थ ट्रांसफर चल रहा है पोर टू रिच ये है पानी में भी वही हो रहा है वाटर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम पोर टू रिच तो कृषि को आप लोक सेवा घोषित करने की बात करते हैं वो भी न्यूनतम वेतन के साथ क्या क्या कृषि को लोक सेवा घोषित करने की बात पब्लिक एक्शन जी जी वो न्यूनतम वेतन के साथ मिनिमम जिस तरह की आर्थिक स्थितियों में पहुंचा दिया गया है देश को देखो हर सेक्टर में वो मेजर सेक्टर्स में वो मिनिमम वेज होना ही चाहिए जी अगर वो नहीं होगा तो कैसे जिएंगे लोग जी तो यू मस्ट हैव दैट मिनिमम वेज फॉर इन एग्रीकल्चर और देखो जो जिस सरकार ने कहा हम 5 साल में 2 गुना बढ़ जाएगा बढ़ाएंगे हम कृषि का इनकम 77th राउंड एनएसएस आ चुका है कहाँ बढ़ गई कृषि का इनकम लाइव स्टॉक में और वेज लेबर में कल्टीवेशन एग्रीकल्चर से जो इनकम है वो गिर गई 8% तो ये है बटाईदारी जो व्यवस्था है उसके बारे में किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया टेनेंट फार्मर्स तो बहुत वल्नरेबल लोग हैं जी जी ज्यादा उनका जो जैसा ऑपरेशन बरगदार वो शेयर क्रॉपर्स का उसके एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए कि देखो वो सिर्फ सरकार से नहीं आएगी वो पॉपुलर मास स्ट्रगल से पॉपुलर एक्शन से आएगी फिर सरकार रिस्पॉन्ड करेगी जी जी जब तक वो स्ट्रगल्स नहीं होगा तो ये नहीं होगा टेनेंट फार्मर्स का राइट वो स्पेशल सेशन में डिस्कस होना चाहिए बिल्कुल दुनिया के बहुत से देशों में बड़े पैमाने पे सब्सिडी दी जाती है खेती किसानी के मामले में लेकिन भारत में बाजार मूल्य के नाम पर उसे लगातार खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है इसे कैसे देखते हैं देखो ये जमाने हैं जो ये मार्केट फंडामेंटलिज्म का जमाना है जी और भारत में सोशल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और मार्केट फंडामेंटलिज्म का एक अच्छा विवाह हुआ है ये लोग चला रहे हैं देश को कॉर्पोरेट घराने ने मीडिया को हाईजैक कर लिया है ये मीडिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए 20 साल कृषि को भी हाईजैक कर लिया है 20 साल पहले वो मीडिया का एजेंडा हाईजैक कर दिया 10 साल से पूरा मीडिया को हाईजैक कर दिया जी सिर्फ एजेंडा का नहीं जी अभी वो बना रहा है एजेंडा का जी अभी इस मीडिया का वैल्यू है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 2 खरब रुपया 2 ट्रिलियन रुपीस मतलब 12 शून्य तो ये पूरा एक कॉर्पोरेट खेल बन गया
और उसका जो ऑल्टरनेटिव आना चाहिए वो बहुत मुश्किल से जी रहा है। और सरकार उन लोग को, इंडिपेंडेंट मीडिया को, नॉन कॉर्पोरेट मीडिया पे दबाव ला रहा है, तनाव ये अटैक कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। जी, यही सवाल कृषि के संबंध में भी आपसे है कि कृषि को भी हाईजैक करने की काफी कुछ कर लिया है और जो कुछ बचा है उसे भी सिर्फ जमीन और इसका वो नहीं लिया, लेकिन बाकी सब लिया जी। हाँ, बीज का कंट्रोल किसके हाथ में है? किसान का हाथ में या कॉर्पोरेट का हाथ में? बीज का, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, सब उनके हाथ में जी। सिर्फ अगर आप किसान लोग से बात करते हैं, वो कहेगा कि देखो हमारा किसान का हाथ में सिर्फ 2 चीज है जी, जमीन और कर्जा जी। बस जो मौजूदा केंद्र सरकार है जिस पार्टी की और उसकी जो संबंधित राज्य सरकारें हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे नियम और कानून बना दिए जिससे जो गोधन है, गाय है, उसको खरीदना बेचना मुश्किल हो गया। मतलब एक तरीके से उसकी कोई कीमत अब नहीं बची हुई। लिंचिंग की घटनाएं आपके संज्ञान में है, किस तरीके से गाय को अगर आप लेकर जा रहे हैं चारे के लिए, पानी के लिए, तो कहाँ पे लिंचिंग हो जाए कोई पता नहीं। आवारा छोड़ देने से किसान विवश होकर आवारा छोड़ दिया तो पूरी खेती चौपट हो रही है। इन बदले हालातों में जो देसी नस्ल की गाय है वो भी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। पूरा देशी स्पीशीज जो है वो बड़ा डिक्लाइन में है अभी जी। एग्जॉटिक स्पीशीज जो आ रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है किसानों का, उसको पाल करना, उसको दे लुक आफ्टर देम, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हर हफ्ते वेटरनरी पे 200-300 रुपया करीब 200-300 रुपया एक्सपेंडिचर करते हैं। तो देयर इज अ सीरियस डिक्लाइन ऑफ लोकल स्पीशीज और ये बहुत खराब है छोटा किसान के लिए, इसलिए कि जो लोकल स्पीशीज है वो देखो केरल में देखो, तमिलनाडु, जो जहाँ वेस्टर्न घाट्स में देखो, वहाँ का गाय बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका देखो शेड और इस कोई कवर भी नहीं चाहिए उसको। मॉनसून में भी ऐसा खड़े हो जाते हैं, खाना खाते हैं, ग्रास, इट विल बी ईटिंग इट्स ग्रास इन पोरिंग रेन, इसलिए कि हजारों साल का एवोल्यूशन हो गया उनका। जी जी जी। वो जब मैंने देखा हूँ कि ये जर्सी काऊ और ये स्विस हॉल्स्टाइन ला चुका है यवतमाल में, 45 डिग्री टेम्परेचर में वैसा खड़ा होके शिवर करती है और 1-2 महीने के बाद मर जाती। तो यू हैव टू इम्प्रूव लोकल ब्रीड्स, जैसा करनाल में किया, लेकिन यू कैन नॉट गो ऑन ब्रिंगिंग एक्सोटिक स्पीशीज इनटू द कंट्री। अभी देखो चीता ला रहा है अफ्रीका से। जी जी, अफ्रीका से। जी। और तो एनीवे ये ऐसा एक माइंडसेट है। तो दीज आर पीपल हु नो नथिंग। आज़ादी के समय समता और समानता आधारित समाज बनाने का एक सपना देखा गया था, लेकिन देखा जा रहा है कि बड़े अभी जो सत्ता पे है वो कभी आजादी का संग्राम में या स्वतंत्रता के संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन लोग ने यही लोग ये तिरंगा, हर घर तिरंगा बोल रहा है कि ये तिरंगा को अपोज किया, 50 साल अपोज किया। नागपुर में उनका ऑफिस में कभी 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन को कंडम किया गोवा कर, ये वेस्टर्न इम्पोर्ट है। ये तो हमारा तो मनुस्मृति दे दो। तो अगर ये लोग सत्ता पे हैं तो आपको क्या होगा और क्या करेंगे? मैं उसी संदर्भ में था कि असमानता बढ़ती जा रही, अमीरों की संख्या, ये नंबर 1 इश्यू है मेरे लिए। अमीरों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में किसानों की गुजर बसर कैसे हो रही है और आने वाला भविष्य क्या है किसानी के लिए? किसानी के लिए
खेत मजदूर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डिजास्टर्स है जी। और बढ़ रहा है। डिजास्टर तो आ चुका है और बढ़ रहा है। तो इतना देखो, ये जो असमानता है सिर्फ जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो हर सेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा। जेंडर इनइक्वालिटी में रिफ्लेक्ट होगा, सोशल इनइक्वालिटी में रिफ्लेक्ट होगा, वाटर इनइक्वालिटी में रिफ्लेक्ट होगा, क्लाइमेट इनइक्वालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। सब प्रोग्राम्स आप बनाते हैं अमीर लोग के लिए, और जब वही है ज्यादा से ज्यादा। सर, एक तरफ हमारे किसान और मजदूर साथी हैं जिनकी स्थिति आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा का जो आंकड़ा है कि 88% जो हमारे सांसद हैं वो करोड़पति हैं। गनीमत है मतलब अगले चुनाव तक 100% भी हो ही जाएगा। तो उसमें 12% बचा है, उनमें तो काफी अरबपति होगा, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। जी। वही है ना, दैट इज दी पोलराइजेशन बिटवीन रिच एंड पुअर यू आर सीइंग नाउ। जी। जो संकट आया है खेती किसानी में वो मानव निर्मित ही बताया जाता है। सरकारों की आर्थिक नीतियां इसके लिए बड़ी जिम्मेदार हैं। ये आर्थिक नीतियां किसे और ये जानबूझकर किया, सिर्फ ये लोग नहीं किया। यूपीए जब सत्ता पे था वो भी इनिशिएट किया 91 से। जी। तो एक कंसिस्टेंसी है सरकार को जो कर रहा है वो एक, लेकिन जो यूपीए किया ये लोग, मेरे कहने में ये लोग जो यूपीए किया वो करेंगे स्टेरॉइड्स पे करेंगे। जी। ये है उनका तरीका थोड़ा सा बातचीत। और देखो इन लोग का जब फासिज्म फैल रहा है देश में, वो फासिज्म का ऐसा पॉलिसीज का प्रोग्राम नहीं है। फासिज्म का 2 प्रोग्राम है, सीजर ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। प्रोग्राम सब बाद में सोचते हैं। जी। बस उनमें जिस सरकार के पहले आपने सुना कि उनमें बस यही है कि वो दूसरे तरीके से करते थे, इनका दूसरा। हाँ, लेकिन ये बहुत एक्सेलरेटेड है। जी। ये हेवी एक्सेलरेशन और एनर्जी है इसमें। तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे नव उदारीकरण के बाद लोगों की स्थितियाँ बड़ी खराब हैं, जीने तक का अधिकार भी छीना जा रहा है। वहाँ की परिस्थितियों के क्या कारण हैं? और लेकिन देखो आपका देश ने अपने वही परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में तो नहीं देख रहे हैं। 30 साल पहले आप लीडर था उन देश का नॉन अलाइंड मूवमेंट में। जी। जी। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। और जब रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अभी लोग को मन में आ रहा है कि अगर नॉन अलाइंड मूवमेंट हो चुका है, अगर वो हुआ तो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते अभी। पहले भी किसानों के जो आंदोलन होते थे वो छुटपुट उन इलाकों में होते थे जो कम समृद्ध होते थे, या थोड़ा बदहाल कह सकते हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से ऐसे इलाकों में आंदोलन हो रहे हैं जो पहले से समृद्ध माने जाते थे। ये दिल्ली का आंदोलन भी आप उसी। देखो, जो दिल्ली का आंदोलन से मैं ये कहता हूँ कि देखो उनका विक्ट्री हुआ, लेकिन कृषि संकट को खत्म नहीं होगा उससे। इसका वैल्यू किया था, ये किसान आंदोलन का वैल्यू ये है, हम सबको ये सिखाया रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। जी। और आप भी रेजिस्ट कर सकते हैं। जी। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, 1 साल 2 महीना तक, अब 1 साल तक जी वहां बैठ के what they did was to give the nation an inspiration। जी। इंस्पायर किया कि आप चुप मत बैठो, रेजिस्ट करो। ये है वो आंदोलन का। और मैं कहता हूँ कि वो, लेकिन अभी उससे आगे ज्यादा जाना पड़ेगा। और हमने एडवाइस कर रहे हैं कि अभी स्वामीनाथन कमीशन को वो खत्म कर दिया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कमीशन बोगस हो गया। जी। तो मैं कह रहा हूँ कि हम इंडिपेंडेंटली एक किसान कमीशन बनाए, जी, कंट्रोल्ड बाय फार्मर्स। जी। और सिर्फ
कृषि संकट के बाद में नहीं, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर इटसेल्फ, उसका एक विजन और एक प्लान बनाओ। क्लाइमेट चेंज का जमाने में, उस जमाने में एक प्लान बनाइए ना। सरकार किसानों को डराना चाहती है, जैसा भी इसकी करतूतें नजर आई हैं। और आपका कहते हैं कि अगर आज का किसान मरने से डर गया और चुपचाप आत्महत्या कर लिया तो कल उसके बच्चे बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को यही आंदोलन? देखो, आत्महत्या बंद करने के लिए दैट इज इजियर देन एंडिंग दी क्राइसिस। देखियो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। देखो, हम चाहते हैं कि जमीन को ड्राई करना, पोछा करना जी, लेकिन हर टैप खुला है जी। कहाँ तक, कितने देर अब करेंगे? जी। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो दूसरा टर्म है, पहले से भी इतिहास की सबसे बड़ी लूट और डकैती के रूप में आपने दर्ज किया है। इसको थोड़ा विस्तारित करेंगे? देखो, वही है ना, वो जो ये अमृत महोत्सव का, आजादी का अमृत महोत्सव, वो सब कर रहे हैं। पूरा रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं और रीराइटिंग ऑफ रीराइटिंग भी कर रहे हैं। जो इन लोग कहा 80s में वो भी बदल रहा है, वो भी बदल रहा है। तो ये ए नेशन इज बीइंग रॉब्ड ऑफ इट्स हिस्ट्री, वही हो रहा है आजकल, और उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होगा। मौजूदा सरकार फसल बीमा योजना का बड़े ढोल नगाड़े के साथ इसने, फसल बीमा योजना इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है। राफेल से 3 गुना बड़ा है पैसा में। राफेल का 58 हजार करोड़ था, इसका 1 लाख 1.5 लाख तक अब कर्जा कर चुका है अभी। जी। पूरी तरीके से फेल ही कहा जाए उसको। टोटल 7 राज्यों उससे विड्रॉ किया, और सबसे पहला राज्य जो विड्रॉ किया गुजरात का है, प्रधानमंत्री का ही राज्य। 3 जो नए कृषि कानून वापस लेने के बाद उस समय जब आंदोलन खत्म हुआ तो एमएसपी पर एक कमेटी बनाने की बात हुई थी। सरकार ने लंबे समय बाद अभी एक कमेटी का गठन भी किया है, तो उस पर एक विवाद हो गया है। देखो, एमएसपी का गारंटी देने में कुछ मतलब नहीं है जब तक आप खरीद का गारंटी नहीं देंगे। प्रोक्योरमेंट का गारंटी के बिना एमएसपी का गारंटी में मतलब नहीं है। तो वो गारंटी आना चाहिए, और सिर्फ गेहूं और चावल पे नहीं होना चाहिए, पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। अभी 23 प्रोडक्ट हैं जो लिस्ट पे है, लेकिन आप सिर्फ 2 में देते हैं और कोई खरीद ही नहीं करता। तो वो पूरा रिवैम्प करना है, और हर रीजन का लोकल प्रोडक्ट्स वो आना चाहिए पीडीएस पे। जैसा तमिलनाडु में अभी रागी आ चुका है। जी। जहाँ पे जो लोकल फसलें हैं जो वो आना चाहिए पीडीएस। किसान संकट एक तरीके से कृषि संकट, संकट क्या किसान संकट का, इंसानियत का संकट, इंसानियत का संकट है, समाज का संकट या सभ्यता का संकट। ये संकट कैसे इतना बड़ा हो गया? और देखो, पिछले 30 साल में और दुनिया में ग्लोब में पिछले 40 साल का आप एक जर्नी किया। दिस इज द कंसोलिडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर। अभी कॉर्पोरेट स्टेट्स बन गया। कॉर्पोरेट का मतलब ही, उसका एसेंस है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मिनिमाइजेशन ऑफ वेजेस फॉर लेबर। और अगर वो अभी एक्सट्रीम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जैसा देखो, जब पैंडेमिक आया, उत्तर प्रदेश ने 38 से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया, और भी कई राज्यों में ऐसा हुआ। तो और यू आर चेंजिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ 100 years, 8 घंटा का काम, वो 100 साल का रूल्स आप बदल रहा है।
तो यही ये और बढ़ाना है, इट विल बिकम वर्स, और बुरा होने वाला है। ये जो और बुरा होने वाला है, तो इसमें जो छोटा आदमी है, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला है, चाहे वो रिक्शा खींचने वाला है, चाहे किसान है, मजदूर है, ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये इनका तो ब्रेन वॉशिंग चल रहा है ना, जी। कास्ट बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। देखो इनका प्रोग्राम एक ही था, पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ये सब अलग है। प्रोग्राम यह है, अभी 97 years RSS has been true to its program हिंदू राष्ट्र, जी, वो बना रहा है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा अभी हम देख रहे हैं, और खराब होने वाला है। और जब तक मास कॉन्शियसनेस को हम ये डाइवर्जन से हाईजैक नहीं हो सकता, तब आपका बदलाव आएगा। केरल के कुटुंबश्री मॉडल की पूरे देश में लागू करने की आपने बात की। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स वो होना चाहिए। उनका प्रिंसिपल्स है फूड जस्टिस। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कभी भूखी से मरना नहीं है जी। वो फूड जस्टिस का प्रिंसिपल है। किसान की एक चिंता मानसून की भी है, जैसे अभी उत्तर भारत में 1 महीने लेट से बारिश हुई, पिछली भी फसल में करीब 25% की पैदावार में गिरावट आई है उत्तर भारत के, खास करके मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूँ। मानसून 1 महीने देरी से बारिश, क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा इश्यू है जी। दक्षिण के कुछ राज्य और ये क्लाइमेट चेंज भी हम ऐसा एक शब्द यूज करते हैं, लेकिन वो जेन्युइन शब्द नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन ये कॉर्पोरेट टर्म है। जी। जो लोग एक्चुअल टर्म नहीं चाहते हैं, वो एक्चुअल टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। और अगर आप ग्लोबल वार्मिंग कहेगा तो ऑयल कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी सब उसका शक्ल दिखाएगा। तो अभी एक न्यूट्रल टर्म लगाया क्लाइमेट चेंज। दक्षिण के राज्य कुछ इसको लेकर जागरूक हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं वहाँ के। कहाँ? दक्षिण के कुछ राज्य। हाँ, लेकिन उत्तर भारत में तो अभी कहीं उत्तर भारत में भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारा ये स्टेट लेवल इंटरवेंशन चाहिए इसमें जी। और मास मूवमेंट चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान का भी एनवायरमेंटल इंडेक्स पे पोजीशन 180 देश में रैंक है आपका 180 जी सबसे नीचे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपने जो अध्ययन का काम किया था फेलोशिप के तहत, और जिन 5 राज्यों के 10 जिलों का चुनाव किया था गरीबी के दृष्टिकोण से, वो नोटबंदी और कोरोना के बाद तो और भयावह स्थिति में पूरे देश की हो गई गरीबी के मामले में। असमानता बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई जी। और हर दिन बढ़ रहा है, हर घंटे बढ़ रहा है। तो जितना असमानता है इस देश में अभी 1870s में था लास्ट, 1921 में था लास्ट, अभी आया। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में भी आप पढ़िए, यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए, योर इनइक्वालिटी इज एट इट्स ग्रेटेस्ट लेवल्स एंड इट इज गेटिंग वर्स। तो जो भी आपका प्लान्स, ड्रीम्स, सपना है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है जब असमानता इतनी बढ़ रही है। आपने कहा कि कृषि संकट पर गंभीरता से रिपोर्टिंग 2000 में के आसपास शुरू होती है, और उसके पहले न होने के क्या कारण थे, और ऐसा क्या हुआ नहीं होने लगी, और भविष्य में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। मैंने 1980 में शुरू किया रिपोर्टिंग, यूएनआई से जर्नलिज्म शुरू किया। 12 साल मैंने, उसके बाद 2 साल यूएनआई के बाद 10 साल मैंने शहर में काम किया ब्लिट्स वीकली में। तब भी मैंने रूरल रिपोर्टिंग किया, लेकिन फुल टाइम नहीं किया। ये न्यू लिबरल पॉलिसीज जब आया 1991 में, उस समय से मैं डर गया, ये अभी क्या हो रहा है। ताने, पालघर में, मोखाड़ा में बच्चे लोग मर रहा था भूखे से, मेल नरिशमेंट से।
इसलिए मैंने फुल टाइम रूरल रिपोर्टर बन गया 1993 में, और उस समय 93 से 1997-98 तक बहुत सारे इश्यूज देख रहा हूँ। अनटचेबिलिटी का एक 4 साल मैंने अनटचेबिलिटी के ऊपर एक सीरीज किया हिंदू संडे मैगजीन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पॉवर्टी सीरीज किया। लेकिन 2000 से पूरा फंस गया एग्रेरियन क्राइसिस में। एग्रेरियन क्राइसिस भी उस समय मैच्योर हुआ 98, 99, 2000, और उस समय से आज तक उसी में फंसा हूँ। अखबार और टीवी न्यूज चैनल आज ग्रामीण इलाकों को तो छोड़ दीजिए, शहर के भी पूरे हिस्सों को नहीं कवर करते हैं। एलिट का मामला करते हैं, और क्या क्या यू कैन नॉट सिट बिफोर ए टीवी फॉर हाफ एन आवर। आप कहते हैं कि 3-4 कारणों से मीडिया कृषि संकट की व्याख्या नहीं कर पा रहा। कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया, जो लोग कृषि संकट से बेनिफिट कर रहा है वो मीडिया का मालिक है जी। तो जैसा अंबानी सबसे बड़ा ओनर है, मालिक है मीडिया का, तो कैसा करेंगे वो। एक तरफ आप कहते हैं कि ये आंकड़ों की विश्लेषण की क्षमता और विषय की दक्षता पत्रकारों में बची नहीं है, दूसरी ओर आपका कहना है कि उन्हें जिनके पास ग्रामीण भारत की जानकारी है उनकी खबरें नहीं छपती क्योंकि मालिक को राजस्व नहीं, उसमें से रेवेन्यू नहीं है। जी जी, जब तक रेवेन्यू नहीं है तो नहीं करेंगे। ये कॉर्पोरेट मीडिया का उसका रेवेन्यू टैक्टिक्स में पेड न्यूज है, सरकारी विज्ञापन है, तो और क्या करेंगे जी। ये तो पेड न्यूज छोड़ दीजिए, सरकारी विज्ञापन पहले भी होता था, लेकिन अभी पैंडेमिक में बहुत डबल हो गया इम्पोर्टेंस, इसलिए कि इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग बहुत कम हो गया। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सरकारी विज्ञापन इंटरनेट भी आ गया, तो रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मॉडल आप सस्टेन नहीं कर सकते। पत्रकारों व फोटोग्राफरों के किसान और किसानी के फोटो चयन पर भी आपने सवाल उठाया है। आपने कहा है कि ये लोग उनकी किसानों की गरिमा को खत्म करने का काम करते हैं। क्या क्या जो पत्रकार और फोटोग्राफर किसान और किसानी के फोटो चयन करते हैं उस पर भी आपने सवाल उठाया है कि ये लोग थोड़ा स्टीरियोटाइप्स यूज करते हैं ना, वो दरिद्रता, वो खेत में उसका ऑन हिज नीज भगवान खुदा को प्रे कर रहा है, ये विक्टिम का पिक्चर हमेशा वो दिखा रहा है। जी जी, जब वो संघर्ष कर रहे हैं वो आंदोलन का आप कवर नहीं करते, खेत में काम करते हुए नहीं कवर करते हैं। जितने भी पत्रकारों पे बीते इधर 8-10 सालों में हमले हुए हैं उसमें अधिकांश भारतीय भाषाओं के ग्रामीण पत्रकार, इसकी क्या वजह मानते हैं? क्या बीते 7-8 सालों में जितने भी पत्रकारों पे हमले हुए हैं या मारे गए हैं उसमें अधिकांश जो है भारतीय भाषाओं के पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार सब। सिर्फ अभी ये लोग आने के बाद सिर्फ ग्रामीण का नहीं, देखो चारों जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल असैसिनेट हुआ वो चारों भारतीय भाषा में ही काम कर रहा था। दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, वो उस थ्रेट से ज्यादा है उनका। दे आर मोर थ्रेटेंड बाय पीपल इन द इंडियन लैंग्वेजेस, और ये भी हिंदी जीलट्स है जो फंडामेंटलिस्ट कंट्रोल कर रहा है इस देश को, वो हिंदी जीलट्स है। मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ साउथ में हिंदी इम्पोज नहीं कर रहा है, नॉर्थ में भी कर रहा है, इसलिए कि देखो नॉर्थ का जो एंशिएंट ऐतिहासिक भाषा है वो हिंदी नहीं है, वो भोजपुरी, मैथिली, मगधी, ब्रज भाषा, अवधी। तो आप खत्म कर रहे हैं वो भाषाओं को, और जो जिस भाषा में आपका एंशिएंट लिटरेचर है उसको आजकल आप कहते हैं डायलेक्ट है। नॉर्थ में मैं देखता हूँ सिर्फ लालू प्रसाद यादव एक पॉलिटिकल लीडर जो भोजपुर में भोजपुरी में बात करेगा, मिथिला में मैथिली में बात करेगा,
वो करेक्ट रूट है और उनसे ही डरते हैं लोग। ये लोग डरते हैं, इसीलिए उनको उस बंद कर दिया, जी, जी। उसमें बंद कर दिया प्रिजन में। पत्रकारों की रक्षा के लिए एक भी पत्रकार संगठन नहीं है। पत्रकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एक भी पत्रकार संगठन नहीं कहा जाता है। 3-4 बचा है उसको- जिसका जी, थोड़ा ताकत है, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरला, आंध्र प्रदेश, बाकी सब बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने के बाद यूनियन तो ज्वाइन करना भी मना हो गया ना। ये जो प्रेस परिषद है, आयोग बनते हैं या संगठन, ये सब रस्म अदायगी केवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि यूनियन मूवमेंट रिवाइव होना चाहिए, उसके बिना प्रोटेक्शन नहीं है। वी हैव टू रिवाइव जर्नलिस्ट यूनियंस, सभी संगठनों में। सभी संगठन। क्या पत्रकारों पर हमला केवल शारीरिक हमला ही माना जाए? जैसे इसमें घटना होने पर अपने ही पत्रकार से संबद्धता खत्म करना, इनकार कर देना कि ये मेरे यहाँ मतलब नौकरी करता था, नौकरी से निकलवाना, नौकरी न मिलने देना, पैंडेमिक में और 3,000 100 करोड़ रुपए का नोटिस देना। पैंडेमिक में 3,000 से ज्यादा नौकरी बंद हो चुका है जी पत्रकारों का, जी और नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर को 10 से 15,000 तक नौकरी बंद हो गया। जी। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है कंट्रोल करने के लिए। किस पत्रकार को निकाला नौकरी से, आप वो देखिए, उनका पॉलिटिक्स देखिए। जी जी जो प्रोग्रेसिव है, जो सोशली कॉन्शियस है, उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल। उसमें 2-3 उदाहरण तो बड़े चर्चित भी हुए। बड़े बुद्धिजीवी सब कारपोरेट के लिए लिख रहे हैं, ये आपने कहा था। वो मैंने कहा था ना। ऐसा कहकर ये कहीं उन लोगों के लिए, भले ही उनकी संख्या बहुत कम हुई है, लेकिन कुछ लोग तो आज भी देखो, काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने यहाँ आया हूँ। जी राइटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इंडिपेंडेंट राइटर्स का। जी जी हाँ, और ऑल्टरनेटिव्स को आप सपोर्ट करना चाहिए, वायर को, पारी को लोग सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कितने आगे हम संघर्ष कर सकते हैं इसके बारे में। वैसे भी बड़ी संख्या कम हो गई है, बहुत। ये सब उधर खेमे में ही जा रहे हैं। सब वही। हमारा पारी में हम एडवर्टाइजिंग नहीं लेते हैं जी जी और कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं एडमिट करते हैं और सरकारी ग्रांट नहीं लेते हैं। मौजूदा पत्रकारिता से निराश होकर ही आपने मौजूदा पत्रकारिता से निराश होकर ही आपने परी का एक मॉडल खड़ा किया। विदाउट एनी जीरो गवर्नमेंट सपोर्ट, जीरो कॉर्पोरेट सपोर्ट। ये इट इज फॉर जर्नलिस्ट एंड इट इज फॉर रूरल इंडिया। जो लोग काम ठीक से करना चाहते हैं, जो नए पत्रकार हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहता हूँ कि देखो, वो बड़ा न्यूज़पेपर में भी आप काम करिए, एक डिसिप्लिन मिलता है और इंसाइट मिलता है वहाँ वो क्या चीज है, वो कैसा काम करते हैं, उसमें काम करना है तो कोई गलत नहीं, एक सेकंड माने जाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी चीजों को जिनके लिए काम करते हैं वहां तक बड़े पैमाने पे पहुंचा पा रहे हैं? क्या जो काम आप कर रहे हैं परी के से, उसको वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जिनके लिए आप काम करते हैं बड़े पैमाने? हम देखो, अभी हम 30 रीजन से ज्यादा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। क्लाइमेट चेंज पे 30 रीजन से रिपोर्टिंग किया हमने जी। माउंटेनस रेंज, फ्रेजाइल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल एरिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट कच्छ से, थार से। तो वी आर ट्राइंग टू जनरेट, हमारा मैंडेट भी है कि मार्जिनलाइज सेक्शंस के अंदर जर्नलिज्म जनरेट करना है, मतलब दलित, आदिवासी, महिला। तो वही हमारा मैंडेट है। मेरा नाम वीएन राय है। नमस्ते। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाहर मतलब हम लोग बाहर फोन कर रहे हैं। अभी तो पहले फोन कर देता। आई हैव बीन हियर सिंस 9:25। ये तो फोन नहीं क्यों किया? मुझे लगा कि आप थोड़ा लेट हो गए। ना सबके सामने से तो सभी क्या है? ये देखो, एकदम सक है सबके सामने से तो निकल गया है। जी। आप लोग क्यों? हेलो वसंती, हेलो।
How are you? especially listen to you. Thank you. नमस्कार, कैसे हैं? वो खत्म करो प्लीज। एक सवाल ये है कि जो आपकी किताब आई थी उससे आपने एक बड़ी अच्छी पहल शुरू की थी किसी ग्रामीण पत्रकार को रॉयल्टी न लेकर पुरस्कार देने की। पहला पुरस्कार दयानिधि बारला जी को दिया था। लास्ट अभी कर्नाटक में दिया। जी जी, वो यात्रा जारी है सर। वो यात्रा जारी है। अभी नया किताब आने वाला है 3 महीने में, जी सर। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, मतलब जो हमारा आखिरी फ्रीडम फाइटर्स बचा है उनके बारे में 15 लोग का। पेंगुइन से आती है, नवंबर दिसंबर तक आएगी। ठीक है सर, मैं जरूर पढ़ूंगा। ओके, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।